हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। बहुत दिनों के बाद हम लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आज के सीरीज़ में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा मेथड ऑफ मूवमेंट्स। जो मेथड ऑफ मूवमेंट्स है वो हमारा मेथड ऑफ एस्टिमेशन का पहला पार्ट है, जहाँ पे हम लोग आज एमसीक्यू क्वेश्चन के थ्रू प्रिपेयर करेंगे। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और वहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी आप लोगों को ऑलमोस्ट दिया रहेगा। यहाँ पे देखिए, जो भी बच्चे हमारे कोई सा भी स्टैटिस्टिक्स से जुड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन ले रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। देखिए यहाँ पे मैंने बेसिकली ICAR नेट और जो लोग स्लेट दे रहे हैं ना, उनको मतलब आइडेंटिफाई करते हुए ये लेक्चर बनाया है, तो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये वाला पोर्शन हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर दिया है, प्लेलिस्ट में है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ये मेथड ऑफ एस्टिमेशन। मेथड ऑफ एस्टिमेशन से आज हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ मूवमेंट्स को। ये जो सिलेबस है ये ICAR नेट एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस वाइज मैंने लिया है, लेकिन ऐसा कोई सा भी एग्ज़ाम नहीं हो सकता है जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के बच्चों को ये पोर्शन छोड़ के सिलेबस बनाया गया है। तो आई होप आप सभी को ये टॉपिक पढ़ना चाहिए और ये पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द मेथड ऑफ मूवमेंट। कौन सा आपका बेस्ट मेथड ऑफ मूवमेंट को डिफाइन करते हैं। तो मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि मेथड ऑफ मूवमेंट में क्या होते हैं कि आप देखेंगे दो चीज़, एक देखेंगे सैंपल, और सैंपल के लिए देखेंगे सैंपल के जितने भी सारे मूवमेंट्स है वो सारे, ठीक है, सैंपल मूवमेंट्स। और यहाँ पे देखेंगे पॉपुलेशन, और नहीं तो आप ऐसा सोचिए डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया रहेगा ना, डिस्ट्रीब्यूशन का मूवमेंट्स, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन का मूवमेंट देखेंगे और सैंपल का मूवमेंट देखेंगे और इन दोनों को इक्वेट करेंगे। इक्वेट मतलब इक्वल करना। जैसे कि आप सैंपल का मूवमेंट x बार आता है, पॉपुलेशन का मूवमेंट आप सोच लीजिए म्यू आएगा। तब अगर ये दोनों एग्जिस्ट करता है, पहले देखेंगे ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उसके बाद ये करता है कि नहीं, फिर आप क्या करेंगे, आपका काम होगा इन दोनों को इक्वल करना, इक्वेट करना। इक्वेट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, म्यू इक्वल टू सोच लीजिए x बार। तब आप लोग बोलेंगे कि ये म्यू के लिए जो मेथड ऑफ मूवमेंट MOM लिखा जाता है, मेथड ऑफ मूवमेंट एस्टिमेटर है, वो है हमारा x बार। कुछ इस तरह से होते। तो हम लोगों ने क्या किया है, बेसिकली सैंपल मूवमेंट को पॉपुलेशन मूवमेंट के साथ, सैंपल मीन को पॉपुलेशन मीन के साथ, सैंपल मूवमेंट को पॉपुलेशन मूवमेंट के साथ इक्वेट किए। तो ये ही इसका डेफिनेशन है। तो यहाँ पे बोला गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द मेथड ऑफ मूवमेंट्स। आपके लिए बेस्ट मेथड ऑफ मूवमेंट्स कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इक्वेटिंग द सैंपल मूवमेंट्स टू द पॉपुलेशन मूवमेंट्स। तो ये हमारे लिए एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तो आई होप आप लोग समझ सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी, और यहाँ पे उसका डेफिनेशन भी प्रॉपरली दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, फास्ट पॉपुलेशन मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन। आपको फास्ट पॉपुलेशन मूवमेंट पूछा गया है। मेरे दोस्त, अगर आपको कोई डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन को आप कैसे सोचेंगे ना, डिस्ट्रीब्यूशन की तरह सोचिए कि हमारा मूवमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। अगर कोई सा भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वहाँ से मूवमेंट मीन हम लोग कैसे निकालते हैं, फास्ट पॉपुलेशन मूवमेंट जो होगा वो आपका E ऑफ x हो जाएगा। मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो होगा ना, वही आपका फास्ट ऑर्डर पॉपुलेशन मूवमेंट बन जाएगा। तो E ऑफ x। अगर ये डिस्क्रीट होता है तो कैसे निकालते हैं, कंटिन्यूअस होता है तो कैसे निकालते हैं, आपको पता है। समय अगर डिस्क्रीट होगा तो समेशन ओवर x इंटू पी ऑफ x। अगर ये कंटिन्यूअस रहेगा, इंटीग्रेशन ओवर x इंटू एफ ऑफ x ऑफ dx। ये फॉर्मूले से निकाला जाएगा, ठीक है। देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द सेकंड सैंपल मूवमेंट। अब आपको पॉपुलेशन नहीं पूछा गया है, आप सेकंड सैंपल मूवमेंट पूछा गया है। तो सेकंड सैंपल मूवमेंट आप कैसे निकालेंगे, सैंपल के लिए ना मेरे दोस्त आप म्यू से याद रखिए, ठीक है। तो म्यू टू अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो 1/n समेशन ओवर xi का स्क्वायर, ये निकालेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे तो ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा, ना कोई कुछ और दिया होगा, सिर्फ सैंपल दिया रहेगा ना, x1 x2 xn। तो सैंपल से सेकंड ऑर्डर जो हमारे पास सैंपल मूवमेंट बनेगा, वो हमारे पास सिर्फ x को यूज़ करके ही बनाना पड़ेगा। तो यही फॉर्मूला रहेगा जहाँ पे हमें
ये बनाना पड़ेगा। तो ये वाला पोर्शन हमारे ऑप्शन बी के साथ मैच करता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं M2 से भी निकाले सकते हैं, म्यू टू डैश से भी निकाले जा सकते हैं, आपके मर्जी। देखो यहाँ पे आपको दिया गया है, आप पर्टिकुलर एग्जांपल पे चले आते हैं। दिया गया है x फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 0, थीटा। आई होप आप सभी को ये बात तो पता होगा, मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि x अगर यूनिफॉर्म ए बी को फॉलो करता है तो x का जो मीन होता है ई ऑफ x वो हो जाता है a प्लस बी बाई 2। अब क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारा x फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0, थीटा, तो मेरे भाई इसका पॉपुलेशन मोमेंट क्या होगा, ई ऑफ x में सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, आप चाहे तो सॉल्व कर भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि मीन का ये बहुत कॉमन होता है कि हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीन a प्लस बी बाई 2, तो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। इसको a मान लीजिए, 0 हमारा a है, b थीटा हो जाएगा, तो a प्लस बी मतलब 0 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो आपका ई ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, ई ऑफ एक्स बन जाएगा थीटा बाई 2। ये आपका पॉपुलेशन के लिए हो गया, ठीक है। और आप किसको निकालेंगे, उसके बाद आपको सैंपल का निकालना होगा, क्योंकि ये पॉपुलेशन का फास्ट ऑर्डर पॉपुलेशन मूवमेंट हो गया। फास्ट ऑर्डर सैंपल मूवमेंट क्या होता है, एक्स बार। इसको कैसे लिखते हैं, 1/n समेशन ओ बार एक्स आई। तो हम लोगों को क्या करना होता है कि सैंपल वाला जो हम लोगों ने अभी अभी निकाला है, इस सैंपल वाले को पॉपुलेशन वाले से कंपेयर करके मतलब इक्वेट करना होता है। तो आप क्या करेंगे कि x बार इक्वल टू ई ऑफ x पुट करेंगे, ठीक है। तो x बार का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। तो हम लोग इसको इक्वेट करके लिखेंगे, तो हमारे पास इसको अगर 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लीजिए, अगर मानना हो तो फ्रॉम 1 and 2 आप लोगों को क्या मिल जाएगा, आप लोगों को मिल जाएगा कि x बार इक्वल टू हमारे पास थीटा बाई 2। लेकिन आप लोगों को एग्जाम में जो पूछा जाएगा ना, मेथड ऑफ मूवमेंट पर पैरामीटर थीटा के लिए पूछा जाएगा, हमेशा ही पैरामीटर के लिए पूछा जाता है। तो आप लोग पैरामीटर का वैल्यू निकाल लीजिए। अगर पैरामीटर का वैल्यू निकालेंगे तो देखेंगे कि ये आपके पास 2x बार हो जाता है। तो मेरे दोस्त यही हमारा मेथड ऑफ मूवमेंट हो जाएगा। क्या इस पैरामीटर के लिए मेथड ऑफ मूवमेंट क्या हो जाएगा, इस पैरामीटर के लिए मेथड ऑफ मूवमेंट आपका 2x बार हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर बी जो है वही करेक्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, x बार बाई थीटा नहीं 2x बार होना चाहिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मेरे दोस्त वो यही होगा 2x बार, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन के थ्रू देखेंगे, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2x बार है, ठीक है। कैलकुलेशन के थ्रू जो आएगा वही करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे x फॉलोस एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लेमडा। तो अगर आपको इन जनरल पता हो कि x अगर एक्सपोनेंशियल फॉलो करता है, कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है विद पैरामीटर आपका लेमडा हो, थीटा हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसका ई ऑफ x जो पॉपुलेशन मीन होता है, ठीक है, जो पॉपुलेशन के लिए मीन होता है मेरे भाई, वो आपके पास हो जाता है 1/λ। तो आपको सैंपल के लिए क्या मिलेगा, सैंपल का पहला मोमेंट देखिए, ये अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो आपको सेकंड ऑर्डर देखना पड़ेगा, मतलब ई ऑफ एक्स स्क्वायर देखना पड़ेगा, यहाँ पर भी सैंपल का सेकंड ऑर्डर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है। और फास्ट ऑर्डर सैंपल मूवमेंट हमें क्या पता है, एक्स बार। तो हमारा क्या काम रहता है, हमारा काम रहता है कि इन दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट मतलब इक्वल कर दो। तो अगर आप इक्वल करेंगे तो आप क्या लिख पाएंगे, एक्स बार इक्वल टू 1/λ। अब आपको किसके लिए निकालना होगा, फॉर मूवमेंट एस्टिमेटर, मेथड ऑफ मूवमेंट एस्टिमेटर ऑफ लेमडा, तो लेमडा के लिए। तो आप लेमडा के लिए अगर निकालेंगे तो वो ये 1/x बार हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आपके पास यही हो जाएगा कि मेथड ऑफ मूवमेंट एस्टिमेटर फॉर पैरामीटर लेमडा इज 1/x बार, जिसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एज ए करेक्ट आंसर। अब ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे देखेंगे, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है x फॉलो करता है बर्नौली विथ पैरामीटर p। मेरे भाई आपको याद करके रखना होगा, अगर x फॉलो करेगा आपका बर्नौली, तो आपको बर्नौली विथ पैरामीटर p, तो हमें पता है कि पॉपुलेशन मीन जो होता है ना, पॉपुलेशन मतलब इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, पॉपुलेशन मतलब आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखेंगे। तो ई ऑफ एक्स क्या हो जाएगा मेरे भाई, ई ऑफ एक्स हो जाएगा p, क्योंकि हमें पता है
अगर पॉपुलेशन अगर एक्स बर्नौली फॉलो करता है उसका मीन हो जाता है पी। ठीक है, तो आपका सैंपल के लिए क्या मीन रहेगा, सैंपल के लिए आपके पास होता है एक्स बार। तो आपको क्या करना है होता है, इन दोनों को इक्वेट करना होता है, एक्स बार इक्वल टू पी और पी इक्वल टू आपके पास आ जाएगा एक्स बार। तो हमारे पैरामीटर क्या है, पी है, यहाँ पे जो रहता है बर्नौली का पैरामीटर पी है। तो मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर फॉर पैरामीटर पी क्या बन जाएगा, एक्स बार। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए एज ए करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप आप लोगों को प्रोसेस समझ में आ रहा है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ आप लोगों को जितने भी डिफिकल्टी लेवल दिया जाएगा ना, इसी वाले क्वेश्चन में से आपका ये मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये रहा हमारा आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि x फॉलो कर रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर 2, p। तो जाहिर सी बात है अगर हमारा x फॉलो करता है बाइनोमियल n, p, तो आपको पता है जो पॉपुलेशन मीन होगा या डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होगा ई ऑफ x क्या होता है, np। लेकिन अभी हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, x फॉलो कर रहा है बाइनोमियल, n के जगह पे आपको दिया गया है 2 और p का p। तो आपका ई ऑफ x क्या हो जाएगा मेरे भाई, ई ऑफ x आपके पास हो जाएगा 2p। तो यहाँ पे क्या चला आता है, ई ऑफ x बन गया है 2p। अब सैंपल के लिए आप निकाल लेंगे, सैंपल में आपका मीन क्या रहता है, वो रहता है x बार, और पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का क्या रह गया 2p। तो हमें क्या करना होता है, इन दोनों को करना होता है इक्वल। तो आप कर देंगे x बार इक्वल टू 2p। लेकिन हमें किसके लिए निकालना पड़ेगा, हमें पैरामीटर p के लिए निकालना पड़ेगा। तो p इक्वल टू आपको x बार बाई 2। तो यही हमारा मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर बन जाएगा फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 2, p। तो ये क्या बन गया है, x बार बाई 2, जिसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, देखेंगे ये क्वेश्चन, अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है कि x फॉलो कर रहा है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। मेरे दोस्त आपको अगर पता होगा, यूजुअली हम लोग यही लिखते हैं कि x फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन म्यू वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। अब आपको मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर किसके लिए निकालने के लिए बोला, दोनों पैरामीटर के लिए। तो सिंपल सा बात है, पहले आप देखेंगे कि ई ऑफ x क्या होगा, ये x अगर आपका बाइनोमियल नॉर्मल फॉलो करता है तो ई ऑफ x आपके लिए म्यू हो जाएगा। ठीक है, और सैंपल के लिए क्या होता है x बार। तो हमारा काम क्या रहता है, इन दोनों को इक्वेट करना। इसको अगर इक्वेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x बार इक्वल्स टू म्यू और अदरवाइज म्यू इक्वल्स टू x बार। तो क्योंकि म्यू के लिए बोला गया है तो मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर म्यू के लिए क्या हो जाएगा, x बार। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे m1 लिखा है तो ये नहीं बनेगा, और ये बनेगा, हाँ m1 का मतलब भी यही होता है। ठीक है, ये नोटेशन के थ्रू लिखा गया है। मैं आपको समझा देता हूँ कि ये m1 से लिखा गया था ना, पहले वाले एग्जाम्पल पे m1 m2 इस तरह से लिखा गया है। तो हमारे पास x बार का वैल्यू जो होता है ना वो m1 होता है। मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे m1 मोस्ट ऑफ द किताब में कैसे लिखा जाता है, 1/n समेशन ओवर xi, और m2 मेरे दोस्त कैसे लिखा जाएगा, m1 डैश, ये मूवमेंट के हिसाब से, m2 डैश आपके लिए 1/n समेशन ओवर xi स्क्वायर इस हिसाब से लिखा जाता है। तो ये भी ऑप्शन आपका हो सकता है। तो पहला आपके लिए जो दिखाई पड़ रहा है कि म्यू के लिए ना कुछ भी हो सकता है, कि पहले तीनों ऑप्शन में से कुछ भी हो सकता है। तो मैं दूसरा चेक करता हूँ। अब दूसरे में यहाँ पे दिया गया है सिग्मा स्क्वायर। दोस्त आपको पता है सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरिएंस, और वेरिएंस का दूसरा फॉर्मूला क्या है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर। इसको मैंने कंपेयर करके लिख दिया है कि ये सैंपल के लिए रहता है, ये पॉपुलेशन वाला रहता है। तो सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू आप इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्त, इसको आप अगर लिखेंगे तो ये आपका ये नहीं हो जाएगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर, और आप अगर नोटिस करेंगे तो आप लोगों ने पढ़ा है ई ऑफ एक्स हमारे पास ये वैल्यू रहता है। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर के जगह पे आप m2 पुट कर दीजिए, m2 डैश, क्योंकि डैश लिखा हुआ है, यहाँ पे m1 डैश का स्क्वायर। तो यही बात आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। इन्होंने थोड़ा सा चेंज करके दिया है, तो इस हिसाब से हम लोग का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है,
तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है छोटा करके, आप देख सकते हैं। अब पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ मेथड ऑफ मूवमेंट्स। मेथड ऑफ मूवमेंट्स का एडवांटेज क्या है? ऑलवेज गिव्स ए मिनिमम वेरिएंस अनबाइज्ड एस्टिमेटर, किसी भी जगह पे नहीं बोला गया है। ऑलवेज गिव्स एस्टिमेटर ऑलवेज लाई विद इन द पैरामीटर स्पेस, ऐसा भी नहीं बोला गया है। सिंपलियर कंप्यूटेशन देन एमएलई, हाँ एमएलई आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, अगर एमएलई पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही ईजी था, ठीक है, एज कम्पेयर टू दैट वन, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। बेस्ड ऑन द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी जगह पे ऐसा नहीं बोला है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसका लिमिटेशन क्या है। तो इसका लिमिटेशन है मेरे भाई कि लार्ज सैंपल चाहिए, नहीं ऐसा तो किसी भी जगह नहीं बोला है। समटाइम्स गिव द एस्टिमेटर आउटसाइड ऑफ द पैरामीटर स्पेस, हाँ कभी कभी ऐसा हो सकता है। कैन नॉट बी यूज फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा तो नहीं है। ऑलवेज इनकॉन्सिस्टेंट, ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभी आपका बाहर से वैल्यू दे देगा। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि थीटा के लिए आप सोचिए कि एक्स बार आ गया, ठीक है, किसी भी जगह मेथड ऑफ मूवमेंट आपका थीटा के लिए एक्स बार आ गया। अब एक्स में वैल्यू क्या है, आप सोच लीजिए कि 2, 3 ऐसा है। x2 का सोच लीजिए, x जो होगा उसका ऑब्जर्वेशन का पहला वैल्यू क्या होगा, वो आपके पास 2 है। और x3 का वैल्यू आप सोच लीजिए कुछ ऐसा है, 4 है, ठीक है। अब x1 x2 दो ही सैंपल ले लेता हूँ। अब अगर x बार निकालेंगे ना तो आपको मिलेगा क्या, इन दोनों का सम x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। आप देखेंगे कि 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये तो 6/2 आपके पास आ जाएगा 3। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, पैरामीटर का वैल्यू आ गया 3। क्या ये आपके सैंपल में था? नहीं, देखिए आपके पास था 2 और 4, जो वैल्यू आ गया है वो आ गया है 3। तो ये आपको जो गिवन होगा ना सैंपल का वैल्यू, उसी में से नहीं भी आ सकता है। तो ये एक डिसएडवांटेज या लिमिटेशन आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। तो आप लोग इसी को प्रैक्टिस कीजिए। मेथड ऑफ मूवमेंट से इससे बाहर बढ़िया कुछ नहीं पूछने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक रहता है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, उसी से क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे कैसा भी एग्ज़ाम हो। तो हम लोग उसको देखेंगे आराम से। मैं आप लोगों को एक क्लास उसके थ्योरी के ऊपर दे दूंगा, दूसरा आप लोग प्रैक्टिकल करवा के दिखाने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।